हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5 से बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये वीडियो जो है वन शॉट होने वाली है। सभी चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, दैट व्हाट इज पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होती है? तो बेसिकली पैट्रियार्की जो होती है ना, वो एक ऐसा सिस्टम होता है सोसाइटी में जिसमें जो मेल्स होते हैं ना उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है फीमेल से। ठीक है, फीमेल से ज्यादा प्रेफरेंस जो है मेल्स को दी जाती है। मतलब फैमिली के मेन वही होंगे, वो उनको कोई डिसीजन लेना है तो जो मेल डिसीजन लेंगे वही जो होगा वो माना जाएगा। तो बेसिकली इस सिचुएशन को, इस सिस्टम को बेसिकली पैट्रियार्की कहा जाता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ फादर। आपको पता ही होगा कि अधिकतर फैमिलीज में इंडिया में तो खासकर अभी तक होता ही है कि ज्यादातर घरों के जो मालिक होते हैं, मुखिया कहते हैं हम जिनको, वो फादर ही होते हैं। मेल डोमिनेटेड होते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। तो मतलब फीमेल से ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? मेल में दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, आप सभी को पता है। इन कॉमन पैरेलेंस पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेंस। ठीक है, एंड इट लिटरली मीन्स द रूल ऑफ फादर विच indicates power relation where head of the family is man vested with all major decision making power and occupying a prominent position in the family। फैमिली में जो होती है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी होती है? फादर की होती है। कोई डिसीजन लेना है, कोई बात करनी है, किसी भी चीज को लेकर डिसीजन करना है, निर्णय लेना है, तो वो बेसिकली फादर करते हैं। तो बेसिकली एक पैट्रियार्की सिस्टम है ये सोसाइटी का। ठीक है, और साथ ही साथ पैट्रियार्की इज बोथ अ सोशल एंड आइडियोलॉजी और अ बिलीफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द विच मेन आर सुपीरियर। तो एक इस तरीके की सोसाइटियल नॉर्म होती है, एक तरीके का आइडियोलॉजी होता है, बिलीफ होता है सिस्टम का, जिसमें क्या होता है उस सिस्टम में पर्टिकुलरली जो मैन होगा वो एक सुपीरियर होगा। ठीक है, जो मैन होगा वही सुपीरियर होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली पैट्रियार्की होता है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज पे आपके क्या व्यूज हैं उसके बारे में बताना है। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको बहुत कई तरह के इनइक्वालिटीज दिख जाएंगे, उन सभी को आपको एक एक करके डिस्कस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, सो इन इक्वालिटीज इन इंडिया persist across various dimensions and remains a significant challenge despite economic growth हो गया, development efforts हो गए, है ना। these disparities are visible in, जैसे कि आप इन सभी जो डिफरेंशिएट चीजें हैं, जो डिफरेंशिएशन है कई चीजों में, वो आप कुछ इन तरीकों में दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम इनकम और वेल्थ की बात करें तो उसमें आपको पता होगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी इनकम कितनी ज्यादा होती है, उनके पास वेल्थ कितना ज्यादा होता है ना। और दूसरे ऑन दी अदर हैंड जो गरीब लोग होते हैं, वो इनके पास पावर, मतलब पावर तो छोड़िए, पैसे तो इतने कम होते हैं उनके पास, खाने के लिए भी दो टाइम की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इनकम और वेल्थ में भी आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, एजुकेशन में भी देख सकते हैं। अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन लीड्स टू डिस्पैरिटीज। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे 5 क्लास तक ही पढ़ पाते हैं, कई 12th भी कर पाते हैं, कई जो है एमबीए भी कर रहे हैं, कुछ मास्टर्स भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। तो बेसिकली अनइक्वल एक्सेस होता है क्वालिटी एजुकेशन का। किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, प्राइवेट में जाके पढ़ पा रहा है, कोई सरकारी में भी नहीं जा पा रहा है। तो एजुकेशन में भी इनक्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। और हेल्थ केयर में भी इनक्वालिटीज इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड आउटकम्स एक्सिस्ट पर्टिकुलरली बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। खासकर जो अर्बन होते हैं और जो रूरल एरिया होते हैं उनमें अगर आप हेल्थ केयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको इजीली डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कास्ट एंड सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो लोग थोड़े गरीब होते हैं उनका कास्ट थोड़ा अलग होता है। और जो लोग को कास्ट ऐसा माना जाता है कि बहुत हाई है या बहुत अमीर है, तो उनकी जो सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। और जो लोअर कास्ट के इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो होता है एकदम ही स्टेटस जो होता है बहुत ही ज्यादा डाउन होता है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत लिमिटेड होती हैं। आपने ये भी डिफरेंस देखा होगा। जेंडर में देख लीजिए, मैन विमेन देख लीजिए, गर्ल बॉय देख लीजिए, है ना। चाहे वो एक्सेस हो एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट में हो, डिसीजन मेकिंग में हो, इन सभी में भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से हो रखा है कि जिसमें जेंडर के बीच में भी आप इनइक्वालिटी को देख सकते हैं। एंड रीजनल डिस्पेरिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अनइवेंचुअल अनइवनली
distributed with the certain regions enjoying better infrastructure, education and employment of opportunity. कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रीजनल डिस्पैरिटीज भी होते हैं जिसमें क्या होता है, कई ऐसे आपने रिलीजन्स को देखा होगा जो कुछ ज्यादा ही मतलब थोड़ा इकोनॉमिकली भी, एजुकेशन बेस में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा आगे होते हैं कुछ अलग रिलीजन्स के मुताबिक, ठीक है। और लैंड ओनरशिप, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप सबको ये भी पता होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड होता है, कुछ के पास बहुत थोड़ा सा भी, बिल्कुल खुद का रहने के लिए छत भी नहीं होती, तो लैंड में भी आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज को जो है देख सकते हैं, है ना। और एक्सेस टू बेसिक सर्विस, disparities in access to clean water, sanitation and electricity, effective quality of life, particularly in marginalized communities। तो आप सबको पता होगा कि जो ऐसी जो कम्युनिटीज होती हैं जो सोसाइटी से बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं, बिल्कुल दरकिनार हो जाती है, उन सोसाइटीज के पास एक जो बेसिक सर्विस होती है उनकी भी पहुंच हो पाना बहुत मुश्किल होता है ना। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स हिंडर्स इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। तो जो थोड़े रूरल एरियाज से होते हैं, ठीक है, थोड़े लोअर कास्ट के होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि उनको पॉलिटिक्स में भी ज्यादातर नहीं वो दिया जाता है, ठीक है। सो एड्रेसिंग दीज इनइक्वालिटीज इट रिक्वायर्स टारगेटेड पॉलिसीज, सोशल रिफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू इंश्योर दैट ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सोसाइटी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो यहाँ पे ये चीज आप डिनोट कर सकते हैं कि कैसे हर क्षेत्र में जो है सोसाइटी के आपको डिफरेंशिएट करने को कई चीजें जो है मिल जाएंगी। तो जब सोसाइटी के सभी सेक्शन को, सभी ग्रोथ में सभी को इक्वल पार्ट मिलेगा तो एक तरीके से जो सोसाइटी है उसको ही ओवरऑल बेनिफिट होगा, अगर सबके साथ इक्वालिटी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिसी फ्रेमवर्क इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो इंक्लूडिंग एनईपी। तो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इंक्लूड करते के साथ साथ आपको बताना है कि कैसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन है वो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है कैसे फ्रेमवर्क हुआ है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन विद इन द इंडियन पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इंक्लूडिंग एनईपी 2020 की ही बात कर लें आप, कैन बी क्रिटिकली एग्जामिन एज फॉलो। क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने होंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने होंगे, कुछ प्रोस कॉन्स बताने होंगे, ठीक है। सो जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कई चीजों में, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, उनमें उनके लिए रिजर्वेशन किया गया है, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality and protection against discrimination, providing a फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज हैं उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है थोड़ा सा गार्ड किया है और गाइडेंस दी है और प्रोटेक्शन दिया है, चाहे इक्वालिटी हो, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो। जब बात कानून की आती है तो आप कानून के समक्ष जो है इक्वल है, ठीक है। एंड मिड डे मील स्कीम, ये भी बहुत अच्छा है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आया, जिससे क्या हुआ, 8वीं तक के बच्चों को भोजन मिलता था, ठीक है। सो दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू चिल्ड्रन इन स्कूल्स, इस स्कूल में फ्री मील्स मिलना, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे पढ़ने के लिए भी आकर्षित हुए, ठीक है। इंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज एनरोलमेंट रेट्स अमंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन, तो बेसिकली जो सेक्शन जो उनको खाना मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी उनके लिए बेसिकली मिड डे मील स्कीम लाया गया, ताकि उनको एजुकेशन भी मिल जाए और उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट ना हो, कुपोषण का शिकार वो ना हो पाए, ठीक है। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या हुआ, द आरटीई एक्ट मेंडामेंट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या था कि जितने भी 6 से लेके 14 तक के एज के बच्चे होंगे उनको एजुकेशन दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उनका राइट है, ये उनका हक है कि वो उनको एजुकेशन मिले 6 से लेके 14 ईयर्स तक, ठीक है। और जब हम चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं, दैट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, डिस्पाइट policies, effective implementation remains a challenge due to inadequate resources, corruption and lack of monitoring। तो आप सभी को पता ही होगा, भले ही कितनी भी चीजें कर ली जाए, भले जितना भी इम्प्लीमेंट करा जाए, पर करप्शन,
और रिसोर्सेज का अच्छे से ना पहुंच पाना, ऐसी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल ही जाती है ना। एंड क्वालिटी डिस्पैरिटीज, while policies focus on access, quality of education often remains poor in marginalized areas। तो बेसिकली भले ही पॉलिसी में जो है बात करी गई हो कि एजुकेशन जो है बहुत क्वालिटी वाली मिलेगी, परंतु जो मार्जिनलाइज एरियाज होते हैं उनमें रिमेन रह जाता है। एजुकेशन तो मिल जाती है बट क्वालिटी जो है वो रह ही जाती है। ठीक है। एंड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, इसमें भी while intended to upfill disadvantaged groups, caste based reservation have also been criticized for entrenching division and sometimes excluding economically vulnerable sections। तो और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है, जो कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन किया गया है, ये सेक्शन भी जो है कई बारी ऐसे क्रिटिसाइज किए गए हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब तो सिचुएशन ठीक हो चुकी है तो अब ये हटा देना चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब क्रिटिसाइज होते रहता है ये सारी चीजें। लैक ऑफ इंक्लूसिव पेडागोजी, तो पेडागोजी में भी बहुत ज्यादा लैक ऑफ इंक्लूजन होता है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफन लैक्स पेडागोजिकल अप्रोचेस दैट कैटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, हिंडरिंग ट्रू इंक्लूसिविटी। तो जो ट्रू मतलब सच्चाई वाली जो इंक्लूसिविटी होती है, जो लर्निंग्स होती है, वो भी नहीं मिल पाती है। तो मतलब बहुत सारी यहाँ पे पेडागोजी होती है। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, पॉलिसीज में inadvertently excluded certain marginalized groups like transgenders, individuals और people with disabilities due to limited consideration। इसमें भी आप एक ग्रुप के बारे में बता सकते हैं कि कैसे, देखिए क्रिटिसाइज करने में के बाद भी हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसकी वजह जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चैलेंजिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे करप्शन होता है और लोगों तक क्वालिटी नहीं पहुंच पाती है, और साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कैसे सामना करना पड़ता है इनइक्वालिटी का। ठीक है। और अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, तो उसके भी दो पॉजिटिव और चैलेंजेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। द एनईपी एम्फेसाइजेस होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन, प्रोमोटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड स्किल दैट कैन इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। और चैलेंज की अगर बात करें तो द पॉलिसी सक्सेस डिपेंड ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी सक्सेस रेट इसी चीज पे डिपेंड करती है कि उसको कितनी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाएगा, है ना। एनईपी 2020 को ब्रिंगिंग ब्रिजिंग अर्बन रूरल diverse and ensuring quality education across all socio इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो ऐसा ना हो जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है पर पुराने की तरह ही जो मतलब थोड़े पिछड़े इलाके के लोग हैं उनको भी उसी तरह पुरानी ही क्वालिटी में एजुकेशन मिल रहा है। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं, पर वो तो थोड़े समय बाद ही पता चलेगा कि कैसे चीजों को ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करा जा रहा है ना। So in conclusion, while Indian policy, including NEP 2020, have made stride towards inclusion, challenges like implementation gaps, quality disparities, and the need for more nuanced approaches may remain. A critical examination underscores the importance of consistent efforts to ensure that inclusion is not just a policy principle but a reality for all segment of society। Basically, all segment of society के लिए एक तरीके का ये रियलिटी है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ प्लूरलिज्म इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्लूरलिज्म क्या है उसके बारे में आपको बताना है। डाइवर्सिटी में प्लूरलिज्म क्या है। ठीक है। प्लूरलिज्म बेसिकली एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं रिचनेस, रिचनेस के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे इंडिया में जो है डाइवर्स तरीके की चीजें हैं। जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें हम को एग्जिस्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ बात करते हैं कि कैसे कल्चर्स हो गए, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, एथेटिक्स हो गए, व्यू पॉइंट्स हो गए, सबके लैंग्वेजेस अलग है, फूड्स अलग है, ड्रेसिंग अलग है। तो मतलब इंडिया में जो है डाइवर्स तरीके की प्लुरलिज्म है। ठीक है। और तो उसको आपको एक एक करके डिस्कस कर देना है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। तो कल्चरल मोज़ेक की बात करें तो इंडिया इज अ mosaic of various cultures, each with its unique tradition, art forms and practice। आप सभी को पता होगा जितना भी कल्चर है इंडिया में, सभी के अपने अपने ट्रेडिशन है, सब अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं सबके अपने अपने। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। एंड रिलीजियस हार्मनी की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको पता होगा कास्ट भी कई तरीके के देखने को मिल सकते हैं। द नेशन embarks numerous religions, allowing followers and of various faith of coexisting, fostering religious to टॉलरेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो है किसी भी तरीके के किसी भी रिलीजन के साथ इंडिया में कैसे जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। कई तरीके के यहाँ पे रिलीजन देखे जा सकते हैं लैंग्वेज के साथ साथ। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अ मल्टीपल लैंग्वेज, आपको पता ही होगा कि मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज स्पोकन कंट्री है इंडिया। ठीक है। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इतनी है उसके बावजूद जो इंडिया है उसमें यूनिटी बहुत ज्यादा है।
है ना, एंड इंक्लूसिविटी। प्लूरलिज्म promotes the inclusion of marginalized and underrepresented groups, ensuring their voice are heard and their rights respected. So inclusivity में क्या हो सकता है कि आपको पता हो कि कास्ट कितने सारे हैं लोग, लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग अलग बोलते हैं, ड्रेसिंग बिल्कुल अलग है, रिचुअल्स अलग है, फॉर्म्स अलग है, हर चीज अलग होने के बावजूद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराता है, सभी जो है कानून के समक्ष बराबर हैं। डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा उसके बावजूद जो है इंडियन के पीपल लोगों के बीच में यूनिटी बहुत ज्यादा है। सोशल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या बता सकते हैं आप? प्लूरलिज्म सीक्स टू ब्रिज सोशल गैप्स, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर्स एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्लूरलिज्म अलाइन विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, एम्फेसाइजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द राइट टू डिफरिंग ओपिनियंस। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ओपिनियंस है उसमें कैसे एक्सप्रेशन किया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो है इंडिया जो है बहुत ज्यादा एक प्लुरलिज्म है, बहुत रिचनेस है इंडिया में। ठीक है, एंड कल्चरल एक्सचेंज, आपको भी को पता होगा कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो आपको वहां के कल्चर सीखने को मिलेगा और आप अपने वहां के कल्चर को वहां बताएंगे। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे कल्चर का भी एक्सचेंज होते रहता है। पीसफुल को एक्सिस्टेंस, इतने सारे कल्चर होने के बावजूद, रिलीजन लैंग्वेज होने के बावजूद जो है इंडिया जो है बहुत पीसफुल कंट्री है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो है बहुत एक बढ़ता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ते जा रहा है। डाइवर्सिटी लीड्स टू डाइवर्स स्किल्स, पर्सपेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंडिया बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट कंट्रीज में से एक है। ठीक है, एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद जो है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो रही है इंडिया की। इंडिया जो है पूरी ग्लोबली वर्ल्ड में जो है फेमस हो रहा है। इंडिया प्लुरलिस्टिक अप्रोच अट्रैक्ट्स ग्लोबल अटेंशन एज अ मॉडल फॉर मैनेजिंग डाइवर्सिटी। मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो है इंडिया कैसे यूनिटी के साथ रहता है, पीसफुल तरीके से रहता है, और इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इस चीज को लेकर जो है ग्लोबली जो है इंडिया जो है बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो प्लुरलिज्म encourages educational institution to teach respects for diversity, fostering future generation committed to unity and harmony। तो कैसे जो प्लुरलिज्म जो है वो इंकरेज करता है एजुकेशन को कि जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके उसको पढ़ाया जाए। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आपको 10th और 12th में जो 2 बारी बोर्ड कर दिया गया, और साथ ही साथ 12th के बच्चों को 2 लैंग्वेजेस पढ़ने होंगे, जिसमें से एक लैंग्वेज जो होगी वो इंडियन होगी। तो ये क्या बताती है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करा जाएगा। ठीक है, सो इन सम, pluralism in the Indian context represents a commitment to maintaining the nation's culture and social mosaic, celebrating difference while building bridge of understanding and harmony among its various components। इतने सारे various components होने के बावजूद, different different aspects होने के बावजूद, culture, language, इतनी सारी diversity होने के बावजूद जो है इंडिया एक ऐसा context represent करता है जिसमें किसी भी नेशन के कल्चर को बिल्कुल संभाल कर, समझ कर, यूनिटी के साथ रखा जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। एक्सप्लेन, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको। तो सोशल एक्सक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से होता है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल डेवलपमेंट। बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है कि इन विच इंडिविजुअल्स आर डिनाइड और रिस्ट्रिक्टेड टू फुल एक्सेस ऑफ वेरियस राइट्स। तो ऐसे ऐसी प्रोसेस आप बता सकते हैं सोशल इंक्लूजन को, जिसमें ना क्या होता है, एक राइट बनाया गया किसी नेशन में और कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है उस राइट का हक नहीं है, उसको उस चीज के बारे में उसको लेने के लिए उसको हक नहीं है। जैसे पहले के टाइम पे होता था ना कि उस कुएं से आप पानी नहीं ले सकते, तो ये बेसिकली एक्सक्लूजन था, सोशल एक्सक्लूजन था उस टाइम का। पर इस टाइम क्या कि ऐसी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं लोगों पर, उनको ऐसे इंडिविजुअल्स को ऐसे डिनाई किया जाता है किसी भी वेरियस राइट के लिए, तो वो बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है। मतलब सोशल समाज से उनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है। राइट्स आर लीगल, सोशल एंड इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और एंटीटेलमेंट्स। ठीक है, सो राइट्स आर इसेंशियल इन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली थ्योरीज ऑफ 21 सोशल जस्टिस। जो आर्टिकल है सोशल 21 का, उसमें देखेंगे आप तो राइट्स आर ऑफन कंसिडर फंडामेंटल टू एनी सिटीजन। तो जो राइट्स है वो इंडिया के किसी भी सिटीजन पर जो है फंडामेंटली है, फंडामेंटल राइट है, फॉर दे आर रिगार्डेड
एज established pillars of society and culture of any country, किसी भी कंट्री के कल्चर को स्टैब्लिश करने में, सोसाइटी करने में एक पिलर की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है किसी पर्टिकुलर राइट से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसको डिनाई कर दिया जाता है, वो राइट उसको नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अभी हमने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में देखा, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाईलाइट सम स्टेप्स टू रिमूव एंड रिड्यूस सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसके हाईलाइट करना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू ओवरकम द इश्यूज। फर्स्ट वन हो सकता है कि रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन। एडमिशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड किया जाए और उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है, सो देन द देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम addressed a letter on 23rd November 1954 to the chief secretaries of all states governments, suggested that seats to be reserved for the SC/ST कार्ड्स। तो उसमें बताया गया कि SC/ST कार्ड्स के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए सीट्स को जो है रिजर्व करना चाहिए एजुकेशन पर्पस में भी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विथ a provision of 5% relaxation in minimum qualifying marks for admission। और जो SC/ST बच्चे हैं उनके लिए सीट रिजर्व करने के साथ साथ उनको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाए। अगर उनके 5% मार्क्स कम आते हैं एडमिशन के लिए, जितने भी रिक्वायर्ड मार्क्स है अगर उससे 5% कम भी आता है तब भी उनको इसका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप उठाया जा सकता है। सेकंड हो सकता है प्रोविजन फॉर incentives beside reservation। the government of India took some of steps to bolster the instructional base of the SC/STs। प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स लाइक स्कॉलरशिप हो गया, प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग लेसन फॉर एग्रेसिव एग्जामिनेशन, remedial training and provision of hostels are a number of the steps that have contributed a wonderful deal in elevating the instructional ranges of scheduled caste and tribes। तो बेसिकली सेकंड प्रोविजन में क्या हुआ है कि उसमें लाइक अभी फर्स्ट में क्या हुआ था, रिलैक्सेशन मिल रही थी, सीट्स का रिजर्वेशन हो रहा था। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने किया कि वो स्टेप्स लेंगे आगे SC/ST स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए स्कॉलरशिप जैसे हॉस्टल जैसे ट्रेनिंग जैसी चीजें जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्टेप भी हो सकता है रेमिडियल ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस। सो रेमिडियल ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस इसमें क्या होता है कि इसमें रेमिडियल ट्रेनिंग इज फर्निश्ड इन टॉपिक्स टुगेदर, वो चाहे हो गया लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन एंड कमिटी रिपोर्ट प्रॉपरली। तो जो भी कमीशन का रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को और उस रिपोर्ट से क्या बात निकल कर आ रही है उसको साफ साफ इम्प्लीमेंट करना अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके उसके बारे में ये स्टेप लिया जा सकता है। देयर इज अ सीरियस नीड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन एंड कमिटीज रिपोर्ट। जो भी कमिटी जो है जो भी रिपोर्ट बनाती है या कोई कमीशन जो भी रिपोर्ट तैयार करती है तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बड़ा स्टेप है। इसको बहुत जरूरी स्टेप है, ये उसको लेना बहुत सीरियस है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो भी कमीशन जो रिपोर्ट बना रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस द मंडल कमीशन रिपोर्ट बिकम अप्लाइड बेस्ट within inside the 12 months 1919 after sizable public debate and resentment। तो पब्लिक डिबेट जब होती है, रिजेंटमेंट होती है, तो उसके बाद 1990 में जो कमिटी थी मंडल कमीशन रिपोर्ट उसने अप्लाई किया उसको अच्छे तरीके से। सो मंडल कमीशन diagnosed the OBCs on the idea of caste and developed criteria for judging whether or not a selected caste in backward or not। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए कि वो बैकवर्ड में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जिनको लेकर आप सोशल एक्सक्लूजन को जो है कम किया जा सकता था, ये स्टेप्स को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे एजुकेशन एक्ट्स मोर एज एन agent of social change and mobility in the social structure। Discuss this statement with reference to meta स्पेंसर्स डेफिनेशन। तो इनकी जो डेफिनेशन है उसको एग्जाम्पल में साथ रखते हुए हमें बताना है कि कैसे जो एजुकेशन होता है एक ऐसे इस तरीके से एक्ट करता है कि जो सोशल चेंज है उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो एजुकेशन सर्व्स एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन प्रमोटिंग सोशल चेंजेस एंड मोबिलिटी विद इन द सोसाइटियल स्ट्रक्चर, राइट। सो बाय imparting knowledge, skills, and critical thinking abilities, education empowers individuals to challenges traditional norms, questions injustice, and advocate for positive transformation।
ठीक है, एंड इट इक्वेट्स देम टू एक्सेस बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनेबलिंग अपवर्ड मोबिलिटी। तो ऑफ कोर्स जो एजुकेशन है बहुत ज्यादा सोशल चेंज में हेल्प करता है। देखिए, जब कोई पर्सन एजुकेट होता है तो उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या इसको तोड़ने की जरूरत है, क्या इसको ऐसे ही रहने देने की जरूरत है। तो मतलब क्रिटिकली थिंक करता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर नॉलेज होता है, स्किल्स आती हैं। ठीक है, एजुकेशन से कई ऐसे पावर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सोसाइटी में कई तरीके का चेंज ला सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, सो एजुकेशन जो है एक बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सोसाइटल चेंज में। ठीक है, so moreover, education foster a more inclusive society by reducing discrimination and fostering understanding among diverse groups. तो जब एजुकेट होता है कोई भी पर्सन, एजुकेटेड होता है तो उसको सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में और ज्यादा पता चलती हैं और वो चीजों को डिस्क्रिमिनेशन करने से बचता है। एंड फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि सोसाइटी में जितने भी ज्यादा अधिकतर ग्रुप हैं अलग अलग तरह के, कि उनसे डाइवर्सिटी बढ़ती है, उनसे मिलकर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, सो एज एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू द वर्कफोर्स एंड कम्युनिटी, दे कैटलाइज प्रोग्रेस, reshape society, social dynamics and drive towards a more equitable and evolved societal framework। ठीक है, so अकॉर्डिंग टू मेटा स्पेंसर, अगर हम मेटा स्पेंसर के अकॉर्डिंग देखें, सो ऑल दोज चेंजेस कैन बी प्लेस्ड अंडर सोशल मोबिलिटी ड्यू टू विच देयर इज अ चेंज इन द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। तो जब किसी पर्सन के प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में चेंज आता है तो उसी के साथ साथ जिस सोसाइटल मोबिलिटी में भी चेंज आता है। ये मेटा स्पेंसर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन intergeneration mobility and intragenerational mobility with the help of suitable examples। examples के साथ आपको intergeneration mobility and intragenerational mobility में difference बताना है। जब हम इंटर जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटर जनरेशन मोबिलिटी इज मोबिलिटी बिटवीन टू और मोर जनरेशन, दो या उससे ज्यादा जनरेशन के बीच में मोबिलिटी जब होती है। ठीक है, सो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द सोशल स्टेटस ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन दो जनरेशन हो गए, इनके बीच की जो सोसाइटियल स्टेटस है उसको जब कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इफ द सन एंजॉयज अ हायर स्टेटस देन द फादर, देन द सन एक्सप्रेस अ हायर डिग्री ऑफ मोबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर कोई सन है जो अपने फादर से ज्यादा हायर स्टेटस रखता है तो मोबिलिटी का ज्यादा डिग्री जो है हायर जो है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एंड इफ द स्टेटस ऑफ द सन इज लोअर देन दैट ऑफ द फादर देन ही इज एसोसिएटेड विद द लोअर डिग्री ऑफ मोबिलिटी। अगर सन का जो है स्टेटस अपने फादर से कम है सोसाइटी में तो ऑफ कोर्स वो लोअर डिग्री ऑफ मोबिलिटी में काउंट होगा। ठीक है, और अगर जब हम दूसरी ओर इंट्रा जनरेशन की बात करते हैं तो द असेसमेंट ऑफ वंस ओन स्टेटस is an intragenerational mobility. It reflects the mobility taking place in a single generation। single generation के बीच में जब mobility take place करती है तो उसके बीच में, for example अगर हम बात करें, a person started his professional life by making matchsticks। कोई पर्सन है उसने अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया है मैचस्टिक्स बनाते हुए। ठीक है, एंड आफ्टर दिस he came to school and after that he got higher education, after that he became a teacher। मान लीजिए कोई अपनी लाइफस्टाइल को कैसे शुरू करता है, मैच स्टिक्स बनाने से। ठीक है, फिर उसको स्कूल जाता है, फिर एजुकेशन गेन करता है, वो हायर एजुकेशन, फिर वो टीचर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो इंट्रा जनरेशन होता है, इंट्रा जनरेशन मतलब जब वो खुद के अंदर खुद की चीजों से खुद के ओन स्टेटस से कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, और इंटर जनरेशन में क्या होता है कि वन और टू टू और मोर जनरेशन के बीच में कंपेरिजन होता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ हायरार्कीज, कल्चर्स, डाइवर्सिटी एंड अनइक्वल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी अफेक्ट चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स। कैसे किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन के बीच में अगर उसको कोई हायरार्की का सामना करना पड़ रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अगर उसके अंदर थोड़ी गरीबी है, कोई अमीर है, तो कैसे जो है स्कूल में उनके पार्टिसिपेशन को इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में बताना। ठीक है, सो हायरार्कीज, कल्चरल cities, unequal development and poverty significantly impact children's participation in school, shaping their educational experience and opportunities। फर्स्ट अगर जब हम हायरार्कीज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सोशल हायरार्कीज बेस्ड ऑन कास्ट हो गया, क्लास हो गए, वो कौन सी क्लास से आते हैं, उनका जेंडर क्या है, कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट इन स्कूल। जब हायरार्कीज को लेकर उनसे कंपैरिजन किया जाता है, उनके अंदर डिफरेंशिएट किया जाता है, तो स्कूल के अंदर वो जो है डिस्क्रिमिनेशन का और अनइक्वल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ सकता है।
ठीक है स्टूडेंट्स को। और जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस may लीड टू alienation and exclusion as a curriculum and teaching methods may not accommodate diverse backgrounds, hindering students ability to relate to the content। कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या होता है, वो पर्टिकुलर बच्चा किसी और कल्चर से आया होगा किसी और कल्चर में पढ़ने, तो उस स्टूडेंट्स को जो है उस कल्चर की जो बातें, मतलब कोई भी अगर वो जो टीचर पढ़ा रही है उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है। तो पर्टिकुलर जो कंटेंट है उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका कंटेंट को अपनी, क्योंकि वो उसका कल्चर जो था वो बिल्कुल अलग था। तो कुछ इस प्रकार से कल्चर जो है उसको इफेक्ट कर सकता है। और अनइक्वल डेवलपमेंट किस तरीके से व्यक्त कर सकता है, दैट डिस्पैरिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज रिजल्ट्स इन अनइक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लिमिटिंग एक्सेस एंड हिंडरिंग लर्निंग फॉर चिल्ड्रन इन मार्जिनलाइज्ड रीजन। मार्जिनलाइज्ड रीजन के जो बच्चे होते हैं, जो थोड़े दरकिनार हो जाते हैं सोसाइटी से, पिछड़े इलाके के जो होते हैं, रीजन के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो डिस्पैरिटीज आ जाती है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत और रिसोर्सेज जो हो जाते हैं वो बहुत दूर दूर की बात हो जाती है। अर्बन कोई पर्सन जो है अर्बन एरिया में रह रहा है, कोई रूरल एरिया में रह रहा है, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको अनइक्वालिटी, अनइक्वल डेवलपमेंट दिखेगा ही, राइट। पॉवर्टी किस तरीके से इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक deprivation कैन फोर्स चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल। जब पॉवर्टी आती है, गरीबी होती है, तो चिल्ड्रन को काम करना ही पड़ता है। इन जिस उम्र में उनकी स्कूल जाने की एज है, उन उस एज में वो काम कर रहे होते हैं। पॉवर्टी जो है इस तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। और जेंडर बायसेस किस तरीके से इफेक्ट करती है, दैट सोसाइटल नॉर्म्स एंड बायसेस कैन रेस्ट्रिक्ट गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन। अभी अब तो चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, पर कुछ समय पहले कैसा हुआ करता था कि गर्ल्स को ना एजुकेशन तक एक्सेस नहीं मिलती थी, उनका काम था सिर्फ घर में रहना, चूल्हा चौका करना, दैट्स इट, ठीक है। तो जेंडर बायसेस भी होते हैं एक प्रॉब्लम, ठीक है। एंड सोशल स्टिग्मा क्या होते हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स में फेस सोशल स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस अफेक्टिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब मार्जिनलाइज्ड एरिया से आते हैं, पिछड़े इलाकों से आते हैं, ठीक है, रूरल एरिया से अगर आते भी हैं पढ़ने, तो उनको क्लासरूम में जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, उनको जो है अलग नजरिए से देखा जाता है उनको। तो उस वजह से क्या होता है ना, लोग उनसे हेट करते हैं, उनको मतलब इन्वॉल्व नहीं होने देते, तो उनको क्लासरूम में पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ना के बराबर हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए। और लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। लैंग्वेज कैसे हो सकता है, दैट लैंग्वेज डिफरेंस कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए किसी पर्टिकुलर बच्चे को अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है और उसको इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो उसके लिए एक तरह से इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज बैरियर की तरह काम करेगा, क्योंकि वो जिस भी कल्चर से आ रहा है उसको किसी और लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है, परंतु उसको कोई चीज पढ़ने को दूसरे लैंग्वेज में मिल रही है, तो एक तरह से लैंग्वेज जो है वो भी बैरियर का काम कर पाएगा, ठीक है। सो लैक ऑफ बेसिक नीड्स, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से भी क्या होता है उनको इम्पैक्ट पड़ता है, तो ठीक है। सो चिल्ड्रन फेसिंग पॉवर्टी में लैक प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको पूरा जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, जितने कैलोरीज चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वो भी नहीं मिल पाते हैं, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाता किसी तरीके का। तो इस तरीके से जो उनको डेवलपमेंट चाहिए होती है वो भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो उनके अंदर एबिलिटी होती है लर्न करने के लिए वो भी खत्म होती जाती है, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक कास्ट हो गया, एथिनिसिटी हो गई, ठीक है, एथनिसिटी हो गई, कैन लीड टू एक्सक्लूजन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट। जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कई तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को सेंस को। वो एक तरीके से अपने आप को समाज से पिछड़ा हुआ मानते हैं, समझने लग जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। एंड लिमिटेड रोल्स मॉडल्स, इसमें क्या होता है, द लैक ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स कैन इफेक्ट चिल्ड्रंस एस्पिरेंट्स एक्सपीरियंस एंड बिलीफ इन देयर ओन पोटेंशियल। एक ये भी चीज इफेक्ट कर सकती है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज एरिया से आते, पिछड़े इलाकों से आते हैं, उनको उन पिछड़े इलाकों से आए इतने ज्यादा एस्पिरेशन नहीं मिलते, इतने ज्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स या इतने इंस्पायरिंग पीपल नहीं मिलते हैं कि जो उन्हीं के बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल उनको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो खुद पे शक करने लगे कि अभी तक तो किसी ने किया नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट होता है। सो in essence, these factors creates barriers that hinders children's full and equitable participation in school। अगर इन सभी चीजों का को फेस करना पड़ रहा है किसी भी पर्टिकुलर चिल्ड्रन को, तो उनका पार्टिसिपेशन स्कूल में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, और यहाँ तक कि वो नहीं भी जाते हैं स्कूल में, वो स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाते अगर इन चीजों को उनको फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस उम्र में उनकी स्कूल जाने की एज है, वो
काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो रेनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड लिमिटिंग देयर एजुकेशनल अटैचमेंट, ठीक है, अटेनमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ साथ केवल एजुकेशन के साथ साथ इनके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ये सारे बैरियर्स जो है वो बहुत बुरे तरीके से उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ कैन वन इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम लैंग्वेज टू स्कूल लैंग्वेज। होम लैंग्वेज को स्कूल लैंग्वेज तक ले जाने में कैसे एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है उसके बारे में बताएं। सो सम ऑफ द चैलेंजेस, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, परंतु यहाँ पे ये पूछा गया कि किस तरीके से स्मूथ ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो स्मूथ ट्रांजेक्शन बताने से पहले आपको ये भी तो बताना होगा कि क्या क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से स्मूथ ट्रांजेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स। तो आप सभी को पता होगा चिल्ड्रन एक ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बच्चे ऐसे तत्व होते हैं, आप कह लीजिए, जिनके अंदर ना बचपन से ही, शुरुआत से ही लैंग्वेज को सीखने की जो है एबिलिटी होती है। सो कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे होता है एबिलिटी टू लर्न समथिंग, ठीक है। सो चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को बचपन से ही सीखने की, बिकॉज उनके सामने जैसा भी लैंग्वेज बोला जाता है तो आपने देखा होगा बच्चे उसी लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन द स्कूल imposes a certain form of language or the acceptable form of language focusing on correct pronunciation and certain vocabularies, children are unable to articulate because of the fear of being humiliation। तो अगर बच्चों के अंदर अगर ये फियर आ जाता है ह्यूमिलेशन का कि उनके साथ ह्यूमिलेटेड होंगे, वो ह्यूमिलेटेड करा जाएगा उनको, तो उस वजह से क्या होता है कि कई चिल्ड्रन जो होते हैं वो दूसरे लैंग्वेज को सीख नहीं पाते, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे लर्निंग के फेज में होते हैं तो वो कई ऐसे वर्ड्स को गलत बोल देते हैं, उनकी वोकाबलरी स्ट्रांग नहीं होती, उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो उस पर फोकस नहीं करते ज्यादा। तो फिर अगर उसी समय उन बच्चों के साथ कोई किस तरीके का मिसबिहेव किया जाता है तो बच्चों को अंदर ना ह्यूमिलेशन की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है बच्चे जो है नहीं सीख पाते। तो ऐसा ना हो तभी जो है स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड children's creative expression are also curbed when their language capabilities are not acknowledged, ठीक है, in the classroom। अगर कोई बच्चा है वो सीखने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको क्लास के अंदर एक्नॉलेज नहीं किया जाए, उसको अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, तो वो जो है धीरे 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 उस चीज को छोड़ देगा, उसको उतने ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देगा उस पर, ठीक है। सो इफ द चाइल्ड इज मेड टू फील unaccepted in the classroom, this can have a detrimental effect on his or her सेल्फ इमेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ऊपर क्लासरूम में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, किसी भी चीज में उसको एक पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता, उसको उसकी अप्रिशिएशन नहीं हो रही है, उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है, क्लास में ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चिल्ड्रन के अंदर ना मतलब वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाता है, उसकी जो सेल्फ इमेज होती है वो अपने आप पे खुद के लिए ही, खुद की जो सेल्फ इमेज होती है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है वो उसके लैंग्वेज लर्निंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। So when children are unable to connect their life experience with the content being taught, it promotes the rote learning and memorization. This can impair their overall learning across curriculum and at higher level. So जब देखिए बच्चों को पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है तो उस वो क्या करते हैं, उनको जो भी सिखाया जा रहा है उनको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या होता है उनको चीजों को सीखने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो उस सिचुएशन में बच्चों को डिमोनेटाइज ना करके, डिमोटिवेटेड ना करके उनको और मोटिवेट करा जाए और उनको सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। सो द गैप बिटवीन द होम एंड स्कूल लैंग्वेज हिंडर्स द चाइल्ड टू मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन। देखिए घर में जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या होता है आप जैसे मर्जी बोलिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गलत भी है तो आपको कोई टोकता नहीं है, आपको कोई बुराई नहीं करता है, राइट। आपको बस सिखाया जाता है चीजों को। परंतु जब स्कूल में ऐसा होता है और उसी आपके ही एज का कोई बच्चा जो बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख पा रहा है, बोल पा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है और आपकी तारीफ नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे, है ना। एज अ चाइल्ड भी आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये भी चीज जो है एक बैरियर की तरह काम कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। सो देयरफॉर it is crucial for the formal setting or the school to recognize child's competency in his her home language। तो उसके घर की जो लैंग्वेज है उसके साथ साथ आराम से स्मूथ ट्रांजेक्शन कराया जाए स्कूल लैंग्वेज का, ठीक है।
So foundation by providing wide range of opportunities for meaning making and mastery of language skill. तो लैंग्वेज स्किल में मास्टरी कर पाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो इट इज नेचुरल, ये कोई बहुत वो मतलब चीज नहीं है कि ये नेचुरल है, ये सबको होता है, ठीक है। पर दूसरी ओर जो जेंडर है, जेंडर इज अ सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का सोशल कल्चर कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और दूसरी ओर जो सेक्स है, इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑब्वियस जेनेटिक डिस्टिंक्शन एज वेल एज डिफरेंस इन प्रोटेक्टिव प्रोग्रेस। जो भी प्रोटेक्टिव प्रोग्रेस है, ये एक तरीके का बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी ओर जो जेंडर है, इट refers to the masculine and feminine qualities, behavior, roles and responsibility that society upholds। तो सोसाइटी जो क्वालिटीज को, बिहेवियर्स को, रोल को रिप्रेजेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से बिहेव कर पा रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग आप उस जेंडर के हैं, ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। परंतु दूसरी ओर जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। एंड इट इज यूनिवर्सल एंड रिमेन्स सेम एवरीवेयर। ये एक ऑफ कोर्स ये जो है ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। एंड जेंडर इज वेरिएबल, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर, इवन फैमिली टू फैमिली। तो जेंडर जो होता है वो फैमिली टू फैमिली, कल्चर जो होता है चेंज भी हो सकता है, बट तो ये एक तरीके का ये यूनिवर्सल है और हर जगह वो सेम ही रहता है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंस। जब तक कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंस अगर कोई पर्सन कराता है तभी जो है उसका सेक्स जो है वो चेंज हो सकता है। परंतु दूसरी ओर जो जेंडर है, जेंडर कैन बी चेंज एंड रीओरिएंटेड, ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसको रीओरिएंटेड किया जा सकता है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिस हो गया होगा, अगर आपको नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में आप क्या समझते हैं, बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। सो द यूज ऑफ लैंग्वेजेस टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक भाषाओं का जब यूज किया जाता है किसी भी ह्यूमन के थ्रू, तो उस बेसिकली उस टर्म को बेसिकली बायलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म कहा गया है, ठीक है। सो अ बायलिंगुअलिज्म इंडिविजुअल जनरली इज समवन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज एंड अ मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल जनरली इज सम हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस। तो देखिए, जब बायोलिंगुअलिस्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो दो लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना मदर टंग बोलते होंगे, और उसी के साथ अगर आपको इंग्लिश आ रही है, तो अगर आप वो भी बोल रहे हैं और टू लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप बायोलिंगुअलिस्ट होंगे, ठीक है। और दूसरी ओर जो मल्टीलिंगुअलिस्ट इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो से ज्यादा लैंग्वेज को बोल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मदर टंग भी आती है, इंग्लिश भी आता है, और कोई एक अदर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, और भी कई लैंग्वेज आपको आते हैं, ठीक है, तो आप मल्टीलिंगुअल हो, ठीक है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेटिन वर्ड, यहाँ पे आएगा द, ठीक है, फ्रॉम द लेटिन वर्ड नेमली मल्टी, ठीक है। मल्टी से जो है मल्टीलिंगुअलिज्म आया है, दैट मीन्स मेनी एंड लिंगुआ दैट मीन्स लैंग्वेज। मल्टी मीन्स होता है बहुत सारा, मेनी एंड लिंगुआ का मतलब होता है बहुत सारे लैंग्वेज, ठीक है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुत सारे लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप कि आपको सुनने आया होगा। बायलिंगुअलिज्म में क्या होता है, जब आप दो लैंग्वेजेस को बोल पाते हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है, जब आप दो से ज्यादा लैंग्वेज को बोलने में केपेबल होते हैं, ठीक है। So thus, multilingualism is refers to as the ability of a speaker to express himself or herself in several languages with equal and native-like proficiency. Multilingualism can also be regarded as the coexistence of several languages within a society, है ना। And according to MC Arthur, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैक आर्थर के अकॉर्डिंग, तो multilingualism is a person who has the ability to use three or more languages आइदर सेपरेटली और इन वेरियस डिग्रीज ऑफ कोड मिक्सिंग करके, या वेरियस आइदर सेपरेटली अगर कोई लैंग्वेजेस को यूज कर पा रहा है, तीन या उससे ज्यादा, तो उसको बेसिकली मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे, ठीक है। और सम व्यूज एक्नॉलेज बायलिंगुअलिज्म ओनली वेयर टू वेल डेवलप्ड एंड इक्वल फ्लुएंसीज वर फाउंड। तो कुछ व्यूज ऐसे भी होते हैं कि बायलिंगुअलिज्म वो होते हैं जो केवल दो
लैंग्वेजेस को बोल पा रहे हैं इक्वल तरीके से, ठीक है। और अदर रिमेन्स वेज इन मैटर्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्लुएंसी, फ्लुएंसी पे भी मैटर करता है। एंड स्टिल अदर सजेस्टेड दैट वन इज मल्टीलिंगुअल एज सून एज वन इज एबल टू प्रोड्यूस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल अटरनेस इन अ सेकेंड लैंग्वेज। जो सेकेंड लैंग्वेज है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसमें किस तरीके से मीनिंग तरीके से वो अटरनेस कर पा रहा है या नहीं, तो वो बेसिकली मल्टीलिंगुअल है। तो मतलब सबके कहने कहने की बात अलग है, ठीक है। अलग अलग व्यूअर्स तो सबकी अलग अलग व्यूज, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस हमने क्या देखा, बायलिंगुअलिज्म जब आप दो दो लैंग्वेजेस को प्रॉपरली बोल पाते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म वो होता है जब आप दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक लैंग्वेजेस को बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है मल्टीलिंगुअलिज्म। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ पूछना हो, तो आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।